अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार रिज़ल्ट सारा आ चुका है। कांग्रेस पार्टी हुकूमत बना रही है और किसी को लिए बग़ैर अकेली अपने दम पर कांग्रेस ने तेलंगाना में शानदार जीत हासिल की। अवाम का एतमाद जीतने में वो कामयाब रही और जो स्कीमात थे वो स्कीमात कहीं ना कहीं अवाम को समझ में आए और अवाम ने बीआरएस पार्टी को शिकस्त दी और बीआरएस पार्टी को हटाया, क्योंकि बीआरएस पार्टी में सिर्फ़ और सिर्फ बातें किए जा रहे थे। होंडा रोडिज़म ज़्यादा हो चुका था, लैंड ऑर्डर पूरी तरह से ख़राब हो चुका था और मुस्लिम लीडर बेलगाम हो चुके थे और यही वजह है कि बीआरएस पार्टी से लोग बेजार हो चुके थे और इनको शिकस्त दी। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए, अब देखना है कि जितने वादे उन्होंने किए वो वादों पर कितने खड़े उतरते हैं, कितने दिन में कितने महीनों में वो वादों को पूरा करते हैं, शुरुआत करते हैं, कितना औक़ाफ़ जायज़ादों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें अब कुछ दिन में यानी 9 तारीख़ को जो है समझ में आएगा, मालूम होगा कि किस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने जो 7 सीटें थी वो 7 सीटों को बचाने में कामयाब रही है। इसमें सिर्फ तब्दीली 3 सीटों में की गई थी। एक नामपल्ली में जाफ़र हुसैन मेराज की बजाय मोहम्मद माजिद हुसैन जो यूथ लीडर हैं उनको नामपल्ली दिया गया था, जाफ़र हुसैन मेराज को याकुतपुरा दिया गया था। इसके अलावा जहाँ पर चारमीनार पर मीर जुल्फ़िकार अली को दिया गया था और बहादुरपुरे पे मोहम्मद मुबीन और इस तरह से ये कारवान में कौसर मोहिउद्दीन थे, चनानगुट्टा, मलकपेट, इस तरह से ये सीटें थी और 7 के 7 सीटों जीतने में कामयाब रही। जैसे कि सालार का एक पुराना कहना था और कई बार कई लोग उसको रिपीट भी करते हैं कि बहादुरपुरा एक ऐसी सीट है जहाँ पर मजलिस की जानिब से अगर गधे को भी खड़ा कर दिया गया तो वहाँ से वो जीत हासिल करता है। इसके अलावा दूसरे सीटों में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जहाँ पर 2 सीटों पर सबकी नज़र थी, एक याकुतपुरा और दूसरी नामपल्ली, दोनों सीटों पर भी टफ फाइट हुई और बिल्कुल कम मार्जिनों से ये सीटें हासिल की। सब में कम मार्जिन से यानी 1501 वोट से नामपल्ली को हासिल किया गया है, यानी परसेंटेज बहुत कम था। और इसको देखना होगा मजलिस को और मजलिस के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं जिनको अवाम ने जिताया है लेकिन कम मार्जिन से जिताया है, अब कहाँ पर क्या गलती हुई है और किस तरह से अवाम के दरमियान रहकर काम करना है, ये तमाम चीज़ें अब इनको सोच समझ कर काम करना होगा। क्योंकि अब काम ही फिर आने वाले इंतखाबात में आप जीत हासिल कर सकते हैं, भारी अक्सर से जीत हासिल कर सकते हैं। आपका काम ही होगा कैसा आप काम करेंगे, कैसे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी हो या फिर याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी हो या फिर 7 जो टफ थे, ये 2 थे, दोनों में भी टफ थे और अमजदुल्ला खालिद खान भी बहुत टफ दिए हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी फिरोज़ खान ने बहुत टफ दिया है। बहरहाल अवाम ने एक उम्मीद के साथ मजलिस को जिताया है। अब उम्मीदवारों की ये जिम्मेदारी है कि अवाम की खिदमत करें, अवाम के मसलों को हल करें, जो शिकायतें आ रही थी वो शिकायतों को दूर करें, पब्लिक में रहे, पब्लिक को परेशान ना करे बल्कि उनकी ताकत बने और उनके मसलों को हल करें, यही उम्मीद की जाती है। नाज़रीन, जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन जो साफ़ सुथरा इलेक्शन हुआ है, कहीं पर भी कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, इसका ज़्यादा जो ज़िम्मेदार हैं जो ये इस तरह से साफ़ सुथरा इलेक्शन कराने में हैदराबाद में, वो है संदीप चंडेलिया जो हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर है। और पुलिस ने भी बेहतरीन काम किया, उन्होंने भी बेहतरीन काम को अंजाम दिया। यही वजह थी कि कुछ लोग निकल कर वोट डाले हैं लेकिन तकरीबन लोग निकले नहीं हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारे वोट डालना हमारा हक़ है और ऐसे वक्त वोट अपना हमारा इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन अवाम निकली नहीं है। यही वजह से कम मार्जिन से याकुतपुरा या नामपल्ली जीते हैं। अगर अवाम निकली होती तो ज़्यादा मार्जिन से ये जीते होते, लेकिन ये बिल्कुल अफसोस की बात है। ऐसी जीत जो बिल्कुल कम वोटों से जीतना ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं अवाम नाराज़ है, अवाम को नाराज़गी से हटाना होगा। जो भी उम्मीदवार है जहाँ पर भी उनको परेशानी हुई है
और आवाम के मसलों को हल करना ज़रूरी है। अभी एक इत्तला मिल रही है कि अभी रेवंत रेड्डी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि KCR का शुक्रिया अदा किया उन्होंने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी शुक्रिया अदा किया और साथ लेकर हुकूमत हम चलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी इत्तला मिल रही है कि आने वाले टाइम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी कांग्रेस पार्टी से मिलेंगे और आने वाले 2024 में जो MP इलेक्शन है, शायद वो MP इलेक्शन में वो कांग्रेस का प्रचार करते हुए हमें दिखाई देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, नहीं बोलना है, और BRS पार्टी को वो छोड़ चुके हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आने वाले टाइम में शायद मजलिस और कांग्रेस मिलकर काम करेगी, शायद ऐसा लग रहा है। रेवंत रेड्डी ने इशारा तो कर दिया है और जब इशारा कर दिया है तो फिर असदुद्दीन अवैसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कांग्रेस में जाने के, क्योंकि 2024 में कांग्रेस सेंटर में हुकूमत बनाने जा रही है, ऐसे इम्कानात हो रहे हैं। शायद इसी को देखकर असदुद्दीन अवैसी बहुत जल्द कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वादे किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वादों को पूरा करें। और जिस तरह से नागेंद्र एक, खैरताबाद MLA और महेश्वरम MLA एक सविता रेड्डी, इन दोनों का क्या होगा? अब ये दोनों ऐसे लोग हो गए हैं कि अब इनके पास कुछ नहीं है। MLA तो जीते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में थे सविता रेड्डी और जब BRS गवर्नमेंट बनाई तो इन्होंने मिनिस्ट्री के लिए कांग्रेस को छोड़ा और BRS में आए। क्या आप फिर ये BRS छोड़कर कांग्रेस में आएंगे या नागेंद्र BRS को छोड़कर मिनिस्ट्री के लिए कांग्रेस में आएंगे? ये भी देखना बाकी है, क्योंकि इस तरह से होता है। ये लोग अपने मफाद के लिए काम करते हैं, अपने मफाद के लिए इस तरह से इलेक्शन लड़ते हैं और अपने मफाद के लिए मिनिस्ट्री के लिए दल बदल होते हैं, कभी ये पार्टी में कभी ये पार्टी में। इनको आवाम के मसलों से, आवाम को लेकर इनको कुछ करना नहीं है। क्या गलती करेंगे रेवंत रेड्डी फिर से इनको लेकर? क्योंकि अब कोशिशें शायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर ये सविता रेड्डी जो महेश्वरम में जो कामयाब हुए हैं, उन पर कई इल्ज़ाम है कि वो डेवलप के कोई काम नहीं किए, तरक्की के कोई काम नहीं किए। नागेंद्र भी इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन अवाम जनता जनार्दन है, अवाम का जो फैसला है, अवाम ने वोट डाला, जिताया। अब हुकूमत कांग्रेस की हो गई है। अब ये लोग बेचारे सामने यानी अपोजिशन पार्टी के हो चुके हैं। क्या फिर ये जाएंगे? अभी ये देखना बाकी है। अभी फिल्म बहुत बाकी है, अभी तो इंटरवल के बाद से बहुत ख़तरनाक फिल्म शुरू होगी, क्योंकि अभी अब हुकूमत बनने के बाद बहुत सारे लोग शायद BRS से कांग्रेस में आएंगे। शायद इस तरह के हालत नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साचक शादी वलीमा, जुमागी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए पुर अखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा लिफ्ट और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7569979478। रॉयल पैलेस।